नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोटोन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से इस लेक्चर से मैं गिरवर यादव आप सभी को बीएससी पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स, उससे संबंधित हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स में यानी क्वांटम यांत्रिकी, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम इसका जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है उसको लेकर उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो आपका सिलेबस है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली इसमें अपने फिज़िक्स में 4 यूनिट गिवन रहती हैं आपको। अपने फिज़िक्स के पेपर में 4 यूनिट आपको दी हुई रहती हैं। इसमें से जो फर्स्ट यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो अपने रिलेटेड है 3 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है वो, यानी जो फर्स्ट यूनिट है वो 3 चैप्टर के अंदर बटी हुई है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव, यानी क्वांटम यांत्रिकी किस प्रकार से डेवलप हुई है, क्योंकि पहले से एक चिरसम्मत यांत्रिकी यानी क्लासिकल फिज़िक्स अवेलेबल थी, तो फिर एक नई फिज़िक्स का क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई, वो सारी बातें इस यूनिट के अंदर पढ़ी जाती हैं। इसके बाद में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, यानी जो सेकंड चैप्टर है वो डेडिकेटेड है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग एक महान वैज्ञानिक हुए हैं, भौतिक वैज्ञानिक, तो उन्होंने कुछ एक अनिश्चितता सिद्धांत रिप्रेजेंट किया था, प्रस्तुत किया था, उसके बारे में कंप्लीट स्टडी इस चैप्टर के अंदर है। इसके बाद में जो थर्ड चैप्टर है वो है संकारक से संबंधित, क्वांटम यांत्रिकी में संकारक। संकारक क्या होते हैं, जिनको नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम यांत्रिकी में संकारक क्या है, उनकी भूमिका क्या है, वो सारे इस चैप्टर के अंदर, इस थर्ड चैप्टर में यूनिट फर्स्ट वाले, इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। यूनिट सेकंड की यदि बात करें तो यूनिट सेकंड के अंदर इससे आगे का पार्ट, यानी क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, और इसके बाद में क्वांटम यांत्रिकी में संकारक, ये पढ़ने के बाद श्रोडिंगर ने किस प्रकार से, जैसे अपन बात करें कि क्लासिकल फिज़िक्स में न्यूटन के नियम काम करते हैं, वैसे ही क्वांटम यांत्रिकी में एक भौतिक वैज्ञानिक हैं श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर का जो जितना भी डेवलपमेंट है, उन्होंने किस प्रकार से तरंग समीकरण प्रस्तुत किया है, वो सारी बातें इसमें रिप्रेजेंट की जाती हैं। इसको कहा जाता है श्रोडिंगर तरंग यांत्रिकी। श्रोडिंगर तरंग यांत्रिकी, उनका इक्वेशन क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो ये सारी बातें इसमें की जाएंगी। उसके बाद में कुछ ऐसे सामान्य हल हैं जहाँ पर श्रोडिंगर तरंग यांत्रिकी यानी श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से हम उन समस्याओं को हल कर सकते हैं। इसका मतलब सामान्य अवस्थाओं में सामान्य समस्याओं में या सामान्य अवस्थाओं में श्रोडिंगर तरंग समीकरण या श्रोडिंगर तरंग यांत्रिकी के हल। तो आपको यहाँ लिखना है कि सामान्य अवस्थाओं में श्रोडिंगर समीकरण के हल। यहाँ पर बात हो रही है सामान्य अवस्थाओं की या सामान्य जो समस्याएं हैं उनकी। इसके बाद में जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर विशिष्ट अवस्थाओं में श्रोडिंगर समीकरण के हल आएंगे।
तो उसके 2 चैप्टर हैं, विशिष्ट अवस्था फर्स्ट और विशिष्ट अवस्था सेकंड। जन टर्मिनोलॉजी यही रहेगी, विशिष्ट अवस्थाओं में श्रोडिंगर समीकरण के हल, यूनिट 3 में आपको लिखना है। फिर यूनिट 4 क्या है? यूनिट 4 है यूनिट 4 के अंदर इसमें सबसे पहले तो यानी इसका नाम, ये इस यूनिट का नाम है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी ये जो 4th यूनिट है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर मान सकते हैं अपन। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित है ये। लेकिन उससे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, जैसे नील्स बोर का प्रिंसिपल है, उसके बाद में जीवान प्रभाव है, स्टर्न-गल्लक एक्सपेरिमेंट है, तो उनके बारे में चर्चा होगी। एकल इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर समीकरण है, गोलीय निर्देशांकों में है, वो सारी बातें इसमें आएंगी। इसके अलावा इसमें हम आणविक स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। जैसे एटम का स्पेक्ट्रम होता है वैसे ही मॉलिक्यूल का भी स्पेक्ट्रम पाया जाता है, तो वो सारी बातें इसके अंदर की जाती हैं आणविक स्पेक्ट्रम में। ठीक है, जैसे आपको H2O का रिप्रेजेंट करना हो, CO2 का रिप्रेजेंट करना हो, CO एक मॉलिक्यूल है, उनका स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है, वो सारी व्याख्याएं इस 4th यूनिट के अंदर की जाएंगी। ठीक, अब हमने सिलेबस तो देख लिया है कि अपने फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड और 4th यूनिट में अपने कौन कौन से चैप्टर हैं, उनका नाम क्या क्या है। और आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट यूनिट है, जिसका फर्स्ट चैप्टर क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव, इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चिरसम्मत यांत्रिकी की असफलता एवं क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव, इसको इस प्रकार के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ही नाम अपने ठीक हैं। यानी चिरसम्मत जो क्लासिकल भौतिकी है, चिरसम्मत यांत्रिकी है, उसकी असफलता, एवं क्योंकि जो पहले से फिजिक्स चलती आ रही है वो जब असफल होगी तभी तो एक नए सिद्धांत की या नए कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसका नाम इसीलिए है चिरसम्मत यांत्रिकी की असफलता एवं क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव या विकास। आप इसको विकास भी कह सकते हो। ठीक, अब यहाँ वाला जो आज बताया जाएगा, इस वाले पोर्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक, देखिए मैं बात करूँ कि 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी का मतलब क्या है? 20वीं शताब्दी का 20th सेंचुरी का मतलब ये है कि 1901 से लेके 2000 तक। ठीक है, तो 1901 से 2000 तक का जो 1999 और फिर उसके बाद में अगला जो साल है वहाँ तक वाला जो पार्सन है वो आपकी 19वीं शताब्दी कहलाएगी। 1901 से लेके 2001 से लेके फिर 2000 मतलब 2100 तक बात करें तो वो 21वीं शताब्दी हो जाएगी, जो कि अपनी अभी वाली चल रही है। तो इस वाले में 20वीं शताब्दी का जो पहला चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश का मतलब है कि 1/4 1/4 और 1/4 से डिवाइड कर रहा है। तो शुरू के जो 25 साल हैं लगभग, ये मान के चल लीजिए मोटा मोटे तौर पर, उनके अंदर कुछ ऐसे प्रयोग हुए, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे उदाहरण के लिए कृष्ण का विकिरण नियम, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, उसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव, खोम्पटन प्रभाव, टॉसो की विशिष्ट ऊष्मा, और नाभिकीय क्षेत्र में
परमाणुीय क्षेत्र में इसकी प्रोटॉन की गति। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हैं, इन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो पहले से अपनी फिजिक्स अवेलेबल थी, कौन सी फिजिक्स, न्यूटनियन यांत्रिकी, या जिसको हिंदी में कहें तो न्यूटन की यांत्रिकी, न्यूटनियन मैकेनिक्स। तो वो जो न्यूटन की यांत्रिकी है, जिसको आप दूसरे नाम से भी जानते हैं चिरसम्मत यांत्रिकी, चिरसम्मत यांत्रिकी इन प्रयोगों को समझाने में पूरी तरीके से असफल हो गई। जैसे कृष्णा की विकिरण स्पेक्ट्रम की बात करें, कृष्णिका विकिरण नियम की बात करें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो उसकी व्याख्या करने के लिए वीन ने और रेले और जीन्स ने अलग अलग स्तर पर प्रयास किए। वीन पूरी तरीके से उसको नहीं समझा पाया और रेले और जीन्स दोनों मिलकर भी उसको पूरे स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए। और यही कंडीशंस उनके लिए बनी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए और क्वांटम प्रभाव के लिए। इसका मतलब है कि जब जो पहले से चली फिजिक्स सिद्धांत या कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, वो किसी प्रयोग को समझाने में असफल है, इसका मतलब उस प्रयोग के लिए वो सिद्धांत मान्य नहीं है। इसी के लिए फिर 1900 में 14 दिसंबर 1900 को मैक्स प्लांक ने ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर 1905 में आइंस्टीन ने उसी प्लांक के नियम को आधार बनाकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की थी। तो प्लांक का जो विकिरण नियम है वो क्वांटम सिद्धांत यानी क्वांटा पर बेस्ड है और वहाँ से ही क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव माना जाता है। तो सबसे पहले अपने को ये लिखना है कि 20वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में 1901 से लेकर 1920-25 तक आप मान सकते हो, उस दौरान कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जिनकी व्याख्या करने में चिरसम्मत यांत्रिकी असफल हो गई। ठीक है, तो मैं लाइन लिख रहा हूँ, आप इसको नोट करना है ऐसे कैसे। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में मतलब 1890 1894 ऐसे कुछ मान सकते हो। 19वीं शताब्दी के अंत में एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यहाँ से लिखना 19वीं शताब्दी के अंत में एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ प्रयोग हुए जिन्हें समझाने में या उनकी व्याख्या करने में चिरसम्मत यांत्रिकी असफल रही। यानी आपको ऐसा लाइन लिखनी है कि इस 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ ऐसे प्रयोग किए गए जिन्हें समझाने में, जिनकी व्याख्या करने में चिरसम्मत यांत्रिकी असफल रही। उदाहरण के लिए आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। पहला है कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम, कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम। दूसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव। थर्ड क्वांटम प्रभाव। इसके बाद में आपको फोर्थ लिखना है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल सफिशिएंट हैं। तो ये आपको अपने नोटबुक के अंदर यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। टॉपिक का नाम डाल देना कि चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता और एवं क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव, या सीधा ऐसे लिख सकते हो आप क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव या क्वांटम यांत्रिकी का विकास। ठीक है, तो अपने वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को आप नोट कीजिए। इसके बाद में
इसके बाद में हमें देखना है एक कंसेप्ट और आता है कि जब मैक्स प्लांक इसके ऊपर काम कर रहा था 1900 में, तो वहाँ पर वो तापीय विकिरणों के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी कर रहा था। तो हमें ये तापीय विकिरण वाला शब्द और काम में लेना, मतलब इसको और पढ़ना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, वहाँ पर उस फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 1.5 मार्क्स यानी 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन में ये तापीय विकिरण या थर्मल रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि तापीय विकिरण अपन समझ लेंगे एक बार, तो उसके बाद में हमें कृष्णिका विकिरण को समझने में ज़्यादा जोर नहीं आने वाला है। तो आपको लिखना है तापीय विकिरण। इंग्लिश में इसको कहें तो थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन। इसमें आपको लिखना स्टार्ट यहाँ से ही करना है। थर्मल रेडिएशन क्या है? कोई वस्तु मान लीजिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर की टिप, कोई भी वस्तु जो अपने ताप की वजह से, अपने टेम्परेचर की वजह से उसमें विकिरणों का उत्सर्जन करता है, उसको अपन कहते हैं तापीय विकिरण। यानी वस्तु में ताप की वजह से जो विकिरण की मात्रा उपस्थित है, अवेलेबल है, उसको नॉर्मली अपन क्या कहते हैं? थर्मल रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे वस्तु में ताप के कारण उपस्थित या उत्सर्जित विकिरण तापीय विकिरण कहलाता है। वस्तु में ताप के कारण उपस्थित या उत्सर्जित विकिरण की मात्रा भी लिख सकते हो, विकिरण की मात्रा, विकिरण की मात्रा तापीय विकिरण कहलाती है, थर्मल रेडिएशन कहते हैं इसको। अब कोई भी वस्तु है, यदि वो गर्म है, ठंडी है, तो वो अपने परिवेश से ज़रूर ही इंटरेक्शन करती है। उसका जो भी एनवायरनमेंट है, जैसे ये मार्कर है, यदि फॉर एग्जांपल अपन आप रखते हो कि ये एक चाय का गिलास है जो कि गर्म कॉफ़ी है या गर्म चाय है, कुछ टाइम के बाद आप देखते हो कि उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होते होते जो आपके वातावरण का ताप है उस ताप के समानांतर हो जाता है या उसी ताप की अवस्था में आ जाता है, जिसको आप कहते हो कि अब ये तापीय साम्य अवस्था की अवस्था में आ गए। तो नॉर्मली ये किस प्रकार से होता है? ये टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब तापीय प्रवणता, कि आपके जो इसमें कॉफ़ी का जो टेम्परेचर है या जो चाय का गिलास आपने लिया है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, परिवेश का तापमान कम है। तो ये नॉर्मली ये प्रोसेस होती क्या है इसके अंदर? जब कोई वस्तु गर्म है और नॉर्मली परिवेश ठंडा है, तो ऐसी अवस्था में क्या करता है कि वस्तु अपने एनवायरनमेंट को तापीय विकिरण की मात्रा उत्सर्जन करता है। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मतलब सराउंडिंग से रेडिएशन को नहीं लेगा, वस्तु लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई वस्तु मान लीजिए आप, ये वस्तु अपने सराउंडिंग से, जो इसका परिवेश मानोगे आप, वातावरण, परिवेश, एनवायरनमेंट से जितना ये रेडिएशन ले रहा है, जितने विकिरण की मात्रा ले रहा है, उससे ज़्यादा ये उत्सर्जित करता है। मतलब जितना रेडिएशन अपने एनवायरनमेंट से ये एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, उससे ज़्यादा विकिरण की मात्रा क्या करेगा? सराउंडिंग को देगा। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि उत्सर्जन तब होगा, नेट उत्सर्जन तब होगा या ताप में कमी तब आएगी जब वस्तु द्वारा परिवेश को दिए गए विकिरण की मात्रा सराउंडिंग द्वारा या वातावरण द्वारा ग्रहण की गई जो विकिरण की मात्रा है उससे ज़्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में जो विकिरण है उसका उत्सर्जन होता है। आपको इसमें एक लाइन लिखनी है कि यदि वस्तु द्वारा परिवेश को दिए गए विकिरण की मात्रा वस्तु द्वारा परिवेश से लिए गए विकिरण की मात्रा से ज़्यादा है, तो ऐसी अवस्था में वस्तु इसको एनवायरनमेंट को विकिरण उत्सर्जित करता है। और इसका ऑपोजिट आप लिख लेना अवशोषण की अवस्था में। अवशोषण में क्या होगा कि विकिरण की मात्रा सराउंडिंग को देता तो है,
लेकिन जो लेने वाली मात्रा है, ग्रहण करने वाली मात्रा है, उसका मान उत्सर्जन वाली से ज़्यादा है या देने वाली मात्रा से ज़्यादा है। तो ऐसी अवस्था में उसको अपन कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है विकिरण का, रेडिएशन का। तो आपको सीधा ये समझना है कि तापीय विकिरण क्या होता है। वस्तु में उसके तापमान की वजह से जो विकिरण उत्सर्जित होता है, विकिरण की मात्रा उत्सर्जित होती है, उसको अपन कहते हैं तापीय विकिरण या थर्मल रेडिएशन। ओके। तो अभी तक हमने इसमें डिस्कशन किया है कि क्लासिकल फिजिक्स में पहले कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, उनको समझाने में क्लासिकल फिजिक्स असफल हो गई। उसके बाद में क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, और फिर हम पढ़ रहे हैं तापीय विकिरण के बारे में। अब तापीय विकिरण में हमने समझ लिया है। इसके बाद में अपन ये देखते हैं कि कोई वस्तु हमें दृश्यमान कब होती है, विजिबल कब होती है। इसी में आपको लिखना है, अलग से पॉइंट नहीं बनाना, एक पॉइंट या नोट डाल के आप इसमें लिख सकते हैं। वस्तु सामान्यतः है जो उसका खुद का तापमान की वजह से जो उत्सर्जित भाग है, उत्सर्जित विकिरण है, तापीय विकिरण है, उसके बजाय जो प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है, विकिरण उसके ऊपर पड़ता है, और जब वो रिफ्लेक्ट होकर अपने पास आता है, रेटिना के ऊपर पड़ता है, तो उस परावर्तित भाग की वजह से हमें वो वस्तु दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो आप इसमें लाइन लिखेंगे, सामान्यतः वस्तु स्वयं से परावर्तित विकिरण के कारण दृश्य होती है, न कि उत्सर्जित विकिरण के कारण। ठीक, यानी परावर्तित भाग की वजह से दिखाई पड़ती है, न कि उत्सर्जित विकिरण के कारण, क्योंकि वस्तु विकिरण की मात्रा उत्सर्जित तो करती है। और इसके अलावा तापीय साम्यावस्था क्या है? तापीय साम्यावस्था का मतलब ये होता है कि वस्तु अपने परिवेश को जितने विकिरण की मात्रा उत्सर्जित कर रहा है, उतनी ही मात्रा वह परिवेश से ग्रहण भी कर ले। यानी इस अवस्था में जब उत्सर्जन और अवशोषण दोनों समान मात्रा में होते हैं, तो अपन कहते हैं कि वस्तु तापीय साम्यावस्था में है। तापीय साम्यावस्था का मतलब ये नहीं है कि वस्तु अपने एनवायरनमेंट से ऊष्मा को या विकिरण को ग्रहण नहीं करेगा। वहाँ पर भी यदि, जैसे फॉर एग्जांपल चाय पहले गर्म थी और उसके बाद में एनवायरनमेंट से धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट के तापमान के ऊपर आ गई, इसका मतलब यहाँ ये नहीं होगा कि उस अवस्था में भी वह एनवायरनमेंट से कोई इंटरेक्शन नहीं कर रही है, वहाँ पर भी इंटरेक्शन ज़रूर होता है। तो आपको इसमें एक लाइन लिखनी है, तापीय साम्यावस्था में वस्तु द्वारा परिवेश को उत्सर्जित विकिरण की मात्रा अवशोषित विकिरण के बराबर होती है। यानी इस अवस्था में जितने विकिरण का वो अवशोषण करेगा, उतना ही विकिरण एब्जॉर्ब भी कर लेगा, अवशोषित भी कर लेगा। इसीलिए अपन क्या कहते हैं इसको, तापीय साम्यावस्था, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने इस लाइन को 2 बार रिपीट कर दिया है कि तापीय साम्यावस्था का मतलब क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। अब हमें एक कंसेप्ट और समझ लेना है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने सुना होगा कि क्लासिकल फिजिक्स असफल कहाँ हुई थी, कृष्णिका विकिरण को समझाने के लिए। तो हम उस टॉपिक पर आ गए हैं अब कि हमें ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। तो आज का ये नया टॉपिक है कृष्णिका। तो सबसे पहले कृष्णिका विकिरण को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कृष्णिका को या ब्लैक बॉडी को। कृष्णिका, ब्लैक बॉडी सामान्यतः वस्तु है, भौतिक पिंड होता है। ठीक है, वस्तु है या फिर भौतिक पिंड है। अब
कौन सी वस्तु को ब्लैक बॉडी कहा जाएगा? ऐसा नहीं है कि कोई काली वस्तु है तो उसको अपन ब्लैक बॉडी बोल देंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर ये इसका कृष्णिका ही नाम क्यों है, इसको ब्लैक बॉडी क्यों कहते हैं? सामान्यतः कृष्णिका एक ऐसा भौतिक पिंड या वस्तु होता है जिस पर आप जितना विकिरण आप उसके ऊपर इंसिडेंट करवाओगे, आपतित करवाओगे, उस पूरे विकिरण की मात्रा को या आपतित प्रकाश को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो अवशोषण गुणांक है वो इकाई है, 1 होने का मतलब होता है 100%। यदि कोई गुणांक 1 हो रहा है, क्योंकि गुणांक 0 से लेकर 1 के बीच में चलता है, 0.2 आने का मतलब होता है 20%, 0.8 आने का मतलब होता है 80%, 1 आने का मतलब ये होता है 100%। यानी ये है, अब ये मार्कर मान लीजिए ब्लैक बॉडी है, तो एक ब्लैक बॉडी होने का मतलब ये होगा कि उसके ऊपर जितनी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित किया जाए, जैसे लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर इनफाइनाइट तरंग दैर्घ्य का विकिरण इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में ये मार्कर उस पूरे विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही इसको गर्म करेंगे, इसको ऊष्मा दी जाएगी, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये पूरे यानी संपूर्ण विकिरण की मात्रा को वापस से क्या कर देगा, एमिट कर देगा, अपने एनवायरनमेंट को दे देगा। तो जब संपूर्ण विकिरण को उत्सर्जित कर देगा तो वहाँ पर उत्सर्जन गुणांक भी कितना हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। तो आदर्श कृष्णिका वो वस्तु होती है, भौतिक पिंड होता है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण की मात्रा को एब्जॉर्ब कर ले या किसी अवस्था में संपूर्ण विकिरण की मात्रा को उत्सर्जित कर दे। यानी इसका अवशोषण गुणांक स्मॉल a भी 1 होगा और उत्सर्जन गुणांक स्मॉल e भी 1 होगा, ठीक है। जैसे लिखना है, आप इसको लिखना स्टार्ट कीजिए। वह भौतिक पिंड जो स्वयं पर आपतित संपूर्ण मतलब सभी संभव तरंग दैर्घ्य स्वयं पर आपतित संपूर्ण विकिरण की मात्रा को अवशोषित कर लेता है, उसे आदर्श कृष्णिका कहा जाता है। इसको कहते हैं आदर्श कृष्णिका। अब आदर्श कृष्णिका के लिए मैंने आपको शर्त भी बता दी है कि आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक एक होता है। मतलब क्या हुआ कि इसके लिए जो स्मॉल a आता है वो 1 होता है। स्मॉल a का मतलब एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, अवशोषण गुणांक, ये इसके लिए इकाई होता है। इसी के नीचे दूसरी लाइन भी आपको लिखनी है कि आदर्श कृष्णिका के लिए उत्सर्जन गुणांक भी इकाई होता है, यानी स्मॉल e का मान आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो ये दोनों कंडीशंस आपको लेके चलनी है। और दैनिक जीवन में बात करें तो अपना जो सन है, सूर्य है, वो भी ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल है। कोई एक ऐसा कोई पर्टिकुलर मटेरियल बना लिया जाए, उसके ऊपर कोई ऐसा लेप कर दिया जाए कि उसके ऊपर जितना भी विकिरण आपतित हो रहा है वो पूरे को एब्जॉर्ब कर ले, तो वो भी एक ब्लैक बॉडी है। तो सामान्यतः ये जो आपके मन में भ्रांति है कि ब्लैक बॉडी कोई काली वस्तु होती है, इसको आप दिमाग से निकालिए। एक ऐसा पिंड जो जितना, अब इसमें आपको थोड़ा सा बचना है इस भ्रांति से कि ऐसे नहीं बोलना है आपको कि कृष्णिका उस वस्तु को कहते हैं जो संपूर्ण प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। नहीं, आपको इस कंसेप्ट को समझना है कि कृष्णिका वह वस्तु है जो उस संपूर्ण विकिरण की मात्रा को अवशोषित कर लेगा जो उसके ऊपर आपतित किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि जो जितना भी अवेलेबल है उसको सबको एब्जॉर्ब कर ले। आप जितना उसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हो उस विकिरण की मात्रा को वो एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो ये कृष्णिका आपने समझ लिया है। इसके जो कुछ पॉइंट हैं आपको नोट करने हैं। तो इस लेक्चर में आज हम इतना ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ज़्यादा वीडियो को लेंथ खींचना भी ठीक नहीं है।
अगले लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कृष्णिका का एग्जाम्पल लेंगे और एक कैविटी या गुहा या गुफा जो इसके कृष्णिका के रूप में काम करती है उसको पढ़ेंगे। और इसके बाद में कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम का यदि पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो उसकी दृष्टि से कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम, जिसमें एक स्पेक्ट्रम बनेगा, उसको डिस्कस करेंगे। वो प्रैक्टिकली जो उसका रिजल्ट आता है उसको देखेंगे। उसके बाद में उसकी व्याख्या करने के लिए जो क्लासिकल फिजिक्स है वो देखेंगे, जिसमें वीन और रेले जीन्स असफल हो जाएंगे। और उसके बाद में आएंगे मैक्स प्लैंक सर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।